हेलो नाइन्थ क्लास बच्चों, बहुत दिन बाद आपका क्लास हो रहा है। हम लोग शेषफल प्रमेय पर आधारित कुछ उदाहरण कर रहे थे, जिसमें से उदाहरण 12 रह गया था। आप देखिए, यदि x माइनस 1 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हो कि अगर कोई पद किसी बहुपद का गुणनखंड है तो वो उससे विभाज्य होगा, यानी शेषफल 0 आएगा, है ना। तो x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, तो x बराबर 1 रखने पर p1 का मान क्या होगा? 0। पिछला क्लास याद है ना आपको? यानी ये जो भाज्य है px, ये px है ना, इसमें हम x की जगह 1 रखेंगे, p1 मान निकालेंगे। तो 4 इंटू 1 क्यूब ये निकाला हम लोगों ने, तो इसको सॉल्व किया तो ये तो 4 4 कट गया, 3 प्लस k बराबर 0, यानी k बराबर -3। इस तरह के पीछे बहुत से क्वेश्चन किए हैं, ये क्वेश्चन अलग तरह का था इसलिए हमने इसको कराया। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम गुणनखंड सीखेंगे और इसमें विधि है मध्य पद को विभक्त करके द्विघात बहुपदों का गुणनखंड करना। मध्य पद को विभक्त करके आप क्वेश्चन देखिए, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 का गुणनखंड कीजिए। अब जब भी द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक 3 पद होंगे, है ना। एक x स्क्वायर का, एक x का और एक बिना x वाला पद। ठीक है, इसको हम अगर मानक रूप में लिखेंगे तो पहला पद कौन सा होगा? x स्क्वायर वाला होगा, अंतिम क्या होगा? बिना x वाला, और मध्य पद क्या होगा? x वाला। तो इसी मध्य पद को 17x को हमें 2 पदों में बांट देना है। 17x को 2 पद में बांट देना है और इस तरह से बांटना है कि 2 का हम समूह बना लें, जैसे यहाँ हमने बनाया 15x और 2x। अब आप ये पूछ सकते हैं कि 15 और 2 17 होता तो है, सही किया है आपने, लेकिन हम 10 और 7 क्यों नहीं लिख सकते? 10 7 17 तो होता है ना। इसी तरह से और भी कुछ लिख सकते थे, 12 और 5 लिख सकते थे, तो 15 और 2 ही क्यों लिखा गया, है ना। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी 2 खंड लिखे जाएं, जैसे 15 और 2, तो योग तो 17 हो ही, इनका गुणा 6 और 5 के गुणा के बराबर भी होना चाहिए। तो 6 पंजे क्या होता है? देखो यहाँ लिखा है 6 पंजे 30 होता है, 10 तियाँ 30 भी होता है, और 15 दूनी 30 भी होता है कि नहीं? होता है। तो 15 और 2 का योग 17 है, 10 और 3 का योग 17 नहीं है। 10 और 7 का योग 17 होता है, लेकिन 10 सत्ते 70 होता है, 30 नहीं होता। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? तो 15 और 2 ही क्यों लिखा है? इस 17x को 2 हिस्से में बांट दिया, 15x और 2x जोड़ेंगे तो 17x हो जाएगा ना। अब हम पहले और एक को, ये 2 एक साथ ले लेंगे, ये 2 एक साथ। ध्यान रखना बच्चों, इसको ब्रैकेट में मत लिखना। ब्रैकेट में लिखने से जो गलती होगी, यहाँ तो नहीं हो सकती, लेकिन आगे चल के गलतियाँ हो सकती हैं, इसलिए कभी 15x और 2x को ब्रैकेट में मत लिखना, बल्कि उसके नीचे अंडरलाइन करके ग्रुप बनाना। ठीक है। अब 6 स्क्वायर और 15x में एक तो x कॉमन है ही है, और दूसरा 6 और 15 में 3 कॉमन है, 3x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 5 बचेगा कि नहीं? 3 दूनी 6 और 3 बचे 15x तो निकल चुका, तो 2x प्लस 5, और यहाँ पर 2x प्लस 5 में कुछ नहीं कॉमन है, तो 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2x प्लस 5, और 1 बाहर लिखा नहीं जाता इसलिए लिखा नहीं है।
अब देखो यहाँ दो पद में बच गया, एक पद ये, एक पद ये। दोनों पदों में 2x + 5 कॉमन है, तो 2x + 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 3x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा +1। ध्यान रखना, ये नहीं कि यहाँ कुछ नहीं बचा निकाल लिया, 1 बचेगा, तो 3x + 1 ये हो गया गुणनखंड। ठीक, अच्छा अब अगला उदाहरण, अभी और प्रैक्टिस करेंगे। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से y² - 5x + 6 का गुणनखंड कीजिए। इसमें भी वही बीच वाले पद को दो हिस्से में बांटकर। अब इसका पहले पद का क्या है, 1 है, यहाँ 6 है ना। अब 6 और 1, 6 का खंड करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6 होगा, 3 दूनी 6, और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो, और 5 बीच में कितना लाना, 5 लाना है, तो 5 बराबर 3 धन 2 तो होता है, लेकिन हमको क्या लाना है, -5 लाना है। कितना लाना है, -5। तो -3 और -2 क्या करेंगे, -3 और -2, आपको पता है -3 और -2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, +6 आएगा कि नहीं आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी गुणनफल तो 6 आना चाहिए और 3 और 2 का योगफल कितना आना चाहिए, 5। तो -3y और -2y, मध्य पद को दो भागों में बांट दिया, -3y -2y। ठीक है, और ये आ गया, दो खंड हम लोगों ने ऐसे बना लिए, जोड़ा, और इस वाले में y कॉमन है तो y -3, इस वाले में क्या कॉमन है, -2 कॉमन है, ये वाला चिन्ह ही कॉमन ना आएगा, -2, तो माइनस कॉमन लेने पर अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, तो कितना हो जाएगा, y -3, यहाँ भी बचेगा, y -3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, y -2। आंसर हो गया। अब उदाहरण 15 देखिए, x³ -23x² + 142x - 120 का गुणनखंड कीजिए। देखो ये तो इस तरह से नहीं हो पाएगा जैसा उदाहरण 13 और 14 हुआ था। इसको हम गुणनखंड प्रमेय की सहायता से करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम बूझेंगे, क्या बूझेंगे कि इसका एक कोई खंड हमें पता चल जाए। त्रिघात बहुपद का गुणनखंड करने के लिए अचर पद, ये जो 120 के गुणनखंड करके वह शून्यक ढूंढेंगे जिससे px का मान 0 हो। तो 120 का गुणनखंड तो बहुत होता है, बहुत होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, है ना। तो सबसे पहले हम 1 रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे, सबसे पहले 1 रखेंगे x का मान। तो p1 का मान देखो, x की जगह 1 रखकर अगर हम देखते हैं तो p1 का मान 0 आ जा रहा है। x की जगह जब 1 रखेंगे इसमें, यहाँ मान हो जाएगा -23 और +142 और ये -120, कुल मिला के कितना आ जाएगा, 0। माइनस माइनस वाला जोड़ लेंगे, प्लस प्लस। तो इसका मतलब क्या है कि x -1 px का एक गुणनखंड होगा, क्योंकि x बराबर 1 रखने से हो रहा है, तो x -1 क्या होगा, px का एक गुणनखंड होगा। अब px में x -1 से भाग दे देंगे, भाग देना सीखा है हम लोगों ने, x -1 से px में हम लोगों ने भाग दिया। अब भाग देना एक एक क्रम हम सिखाएंगे नहीं, आप ये देख सकते हो, ठीक है, हम भेजेंगे नोट्स तो आप उसमें देख लीजिएगा, अपने आप से भी कर लीजिएगा, ठीक। तो ये तो हो गया, ये qx हो गया, ठीक है, और शेषफल कितना आ गया, 0 मतलब ये rx, रिमाइंडर कितना हुआ, शेषफल हुआ 0। इसका मतलब क्या हुआ कि px इसका qx का एक गुणनखंड है। अब यहाँ पर ये qx कितना है, x² - 22x + 120, ठीक। अब इसको इस तरह लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड फिर करेंगे, है ना,
इसका गुणनखंड। तो अभी आपने भी सीखा है ना पीछे 13-14 उदाहरण में। अब 120 का ऐसा खंड करेंगे, 120 का ऐसा 2 खंड करेंगे कि योग कितना आए, 22 आए। योग कितना है, a इंटू बी, मान लो 2 हैं, a और b 2 नंबर हैं, तो a इंटू बी 120 है। a प्लस b कितना लाना, -22 लाना है। तो 12 दहम 120 होता है, 12 दहम 120, तो -12 और -10 गुणा करेंगे तो +120 आएगा, और -12 -10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -22। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो -12 -10, 2 2 का जोड़ा, चाहे यहाँ 10 लिखो, यहाँ 12 लिखो, चाहे यहाँ 12 लिखो, यहाँ 10 लिखो, आंसर यही आएगा। ठीक है, यहाँ x कॉमन लेंगे, x -12, यहाँ -10 कॉमन लेंगे तो भी x -12, ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन आ रहा है। ठीक, तो x -12 x -10 इसका गुणनखंड हो गया। तो ये पूरे का गुणनखंड क्या हो गया, पहला तो x -1 हमने निकाला था, और दूसरा x -12 और x -10 हो गया। ठीक है, द्वितीय विधि भी लिखा है जिसमें भाग ना देना पड़े, है ना। ये कुछ बच्चों के लिए आसान हो सकता है, ये इतना बिना भाग दिए, बिना ये बूझे, है ना, कि अब देखिए द्वितीय विधि में भाग ना देना पड़े, जिससे हमने ये पता कर लिया कि x -1 इसका ही गुणनखंड है। कैसे पता किया था, x बराबर 1 रख के देखा था कि शेषफल 0 आया, तो इसका मतलब x -1 क्या है, उसका एक गुणनखंड है। इसका मतलब अगर x -1 इसका गुणनखंड है तो इसका मतलब पूरे में x -1 कॉमन होना चाहिए। तो उसी को कुछ एडजस्टमेंट किया है। सबसे पहला पद x³ यहाँ लिखा, और सबसे अंतिम पद -120 यहाँ लिखा। ठीक है, फिर x³ के बाद यहाँ x² लिखा। क्यों x² लिखा, क्योंकि इन दोनों पदों में से x² कॉमन लेंगे तो x -1 बचेगा, लेकिन हमने -x² लिखा और यहाँ -23x² है, इसका मतलब -22 और लिखें तभी तो -23 होगा। ठीक, अब -22x² तो लिख दिया, अब यहाँ +22x लिखेंगे। क्यों 22x लिखा, क्योंकि -22x कॉमन लेने पर यहाँ x और यहाँ -1 बचेगा, इसीलिए लिख रहे हैं 22x, कि यहाँ 22 से यहाँ 22 कॉमन ले लेंगे, x भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बचेगा। चूँकि यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस लिखा, जिससे माइनस कॉमन लेने पे यहाँ पर माइनस बचे। ठीक है, यहाँ 22x तो हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ पर कितना था, 142x, तो 22 अगर निकाल देंगे तो 120 बचेगा, तभी तो 142 होगा, तो +120x और लिख दिया, और -120 लास्ट में था ही, इन दोनों में से 120 कॉमन लेंगे तो x -1 आ गया, x -1 कॉमन ले लेंगे, यही बचा जो हमें भाग देने पर मिल रहा था। और फिर इसका गुणनखंड उसी तरह करेंगे जैसे ऊपर किया है, तो ये गुणनखंड आएगा। अगर आपको ये विधि आसान लगती है तो इस विधि से भी कर सकते हैं। कुछ प्रश्नों को और अगर किया जाएगा तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब एक्सरसाइज 2.4 करने चल रहे हैं। एक्सरसाइज 2.4, प्रश्न नंबर 1, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है। कई दिए हैं, उसमें x + 1 गुणनखंड है, तो x + 1 बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो x बराबर -1 आएगा कि नहीं। x + 1 बराबर 0 रखने पर x बराबर -1 मिलता है। अब सारे बहुपदों में जहाँ जो दिए हैं उसमें x की जगह -1 रखेंगे, और अगर x बराबर -1 रखने से शेषफल 0 आए तो गुणनखंड है, अगर शेषफल 0 ना आए तो गुणनखंड नहीं है। आपने कई उदाहरण किए हैं ना, तो देखो इसमें x बराबर -1 रखा, यानी p -1 का मान निकाला सरल करके, तो कितना आया, 0, इसका मतलब गुणनखंड है। दूसरे वाले में भी x बराबर -1 रखा तो 0 नहीं आया, इसका मान 0 नहीं आया,
तो इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। ऐसे तीसरे में भी रखा, चौथे में भी रखा, और जब शेषफल 0 है तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं है तो गुणनखंड नहीं है। ठीक, उदाहरण 2 देखते हैं। गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्न स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। ये प्रश्न नंबर 1 की ही तरह है। gx क्या है, ये है, और px ये है। तो x + 1 = 0 रखेंगे तो x = -1 मिलता है, और p - 1 निकालेंगे, 0 आ गया। इसका मतलब gx px का गुणनखंड है। इसी तरह दूसरे में भी gx का मान x + 2 दिया है तो x = -2 मिलेगा, p - 2 निकालेंगे, और अगर ये 0 आता है तो गुणनखंड है, 0 नहीं आता है तो gx px का गुणनखंड नहीं है। इसी तरह तीसरे प्रश्न में भी gx कितना दिया है, x - 3 दिया है। x - 3 = 0 रखेंगे तो हमको x = 3 मिलता है ना। और फिर p3 निकालेंगे, p3 निकाला तो 0 आया, 0 है तो गुणनखंड है, 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। क्लियर है? अब हमने तो किया है, आप अपने आप से भी करके देख लीजिएगा कि मैम ने सही निकाला है कि नहीं। हो सकता है गलत निकाल लिया हो, है ना, तो आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आप भी निकाल कर अपने आप से देखिएगा कि हम सही निकाल रहे हैं कि नहीं। ठीक, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। px का एक गुणनखंड है मतलब शेषफल 0 होना चाहिए। जैसे अभी एक उदाहरण हमने आपको बताया, उदाहरण से शुरू किया है ना, उसी में x - 1 = 0 रखने पर x = 1 मिलता है। आपको ऐसे ही लिखना होगा बेटा, इसीलिए मैंने हर सवाल किया है कि लिखने का तरीका भी आपका ऐसा ही होना चाहिए। तो p1 = 0 होगा क्योंकि x - 1 px का एक गुणनखंड है, तो p1 = 0। ठीक, तो p1 यहाँ निकाला, x की जगह 1 रखा तो 1 1 2 2 इधर किया तो k = -2 हो गया। क्योंकि ये p1 0 है तो इतना बराबर 0 यानी k = -2। इसी तरह दूसरे में भी p1 निकाला और जो भी है वो कितना है, 0 है, तो k बराबर कितना हो जाएगा, ये 2 और √2 दोनों इधर आ जाएगा, -2 - √2 ये आंसर लिखिए, और चाहे -1 कॉमन लेके ये आंसर लिखिए। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन में भी, ठीक है, px इतना था तो p1 यानी जहाँ जहाँ x वहाँ 1 लिखेंगे तो k बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। चौथे में भी है ना, px बराबर इतना दिया, 2 जगह k दिया था, कोई बात नहीं, 2k - 3 = 0 यानी k बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। ठीक, चौथा गुणनखंड ज्ञान कीजिए। अब इसमें बीच वाले खंड को, बीच वाले भाग को, मध्य भाग को 2 खंडों में विभक्त करना है। तो देखो 12 एकम 12, और 12 का ऐसा 2 खंड करना है कि योग 7 आए। देखो 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12 भी होता है लेकिन 6 2 8 होता है, 12 एकम 12 भी होता है लेकिन 12 1 13 होता है। ठीक, लेकिन 4 तियाँ 12, -4 - 3 क्यों लिखा कि माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि 12 एकम 12 पॉजिटिव आना है, और 4 तियाँ 12, 4 तियाँ क्यों लिया है कि 4 3 7 होता है, लेकिन -7 लाना है तो -4 - 3 लेने पर ही -7 आएगा, और माइनस माइनस का गुणा प्लस भी होता है, यानी 12 एकम 12 पॉजिटिव भी होगा। ठीक, तो ये 2 खंड हो गए। ठीक, यहाँ 4x कॉमन आएगा तो 3x + -1 बचेगा, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो 3x - 1, अब 3x - 1 दोनों में से कॉमन हो जाएगा तो 4x - 1 बचेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि 8th क्लास में भी आपने इसे सीखा है और 9th में आपने अपनी मर्ज़ी से मैथ्स लिया है, ये समझ में आना चाहिए, है ना। यहाँ पर देखिए सेकेंड में 2 तियाँ 6 और 6 एकम 6 7, यहाँ देखिए हिंट दिया हुआ है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। 6 तो 6x + x,
और दो दो का जोड़ा बना लिया, और इसमें जो कॉमन है 2x, इसमें 1, और ये आंसर। इसी तरह अब यहाँ देखिए बेटा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम आपको नेक्स्ट टर्न पर बताएंगे, अभी आप यहीं तक कीजिए, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।